हेलो स्टूडेंट, इस महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर में चल रहे एग्ज़ामिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें 4 कंपलसरी विषयों के वीडियो हम बना चुके हैं। अगर हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, वैकल्पिक विषय की बात करें, तो हमारा आज का पहला वैकल्पिक विषय है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। तो बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और आज आपके सामने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। तो बच्चों, देर न करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, तो हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैंक से आप क्या समझते हैं? बैंक मुख्य रूप से कौन से कार्य करता है और बचत खाता और चालू खाते में क्या अंतर है? ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंक, व्हाट इट्स मेन फंक्शन एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं आज बैंक के बारे में। तो बैंक एक वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और लोन को प्रोवाइड करती है। जब बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की, तो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि जो भी जनता द्वारा पैसा बैंक में जमा किया गया है, बैंक का जनता जब डिमांड करेगी, अकाउंट होल्डर जब डिमांड करेगी, तो बैंक तुरंत वापस कर देगा। इसके लिए बैंक कोई नानुकुर नहीं करेगी। तो बात करते हैं कि किस तरह से बैंक में जो अकाउंट होल्डर है अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए विभिन्न तरह के अकाउंट्स होते हैं। उन अकाउंट के माध्यम से कोई भी जनता जो है पैसे डिपॉजिट करती है। तो वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं? तो बात करते हैं हम लोग। पहला है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, दूसरा है करेंट अकाउंट यानी चालू खाता, तीसरा है रिकरिंग अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता और चौथा है फिक्स्ड अकाउंट यानी सावधि जमा खाता। इसके अलावा और भी बहुत सारे अकाउंट हैं जिनके माध्यम से जनता बैंक में पैसे डिपॉजिट करती है। इसी तरह बैंक इस डिपॉजिट हुए पैसे को अपना फंड समझती है और इस फंड के द्वारा जनता की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें लोन देती है। तो लोन किस तरह से देती है? सामान्य लोन भी देती है बैंक ओवरड्राफ्ट भी देती है, बैंक पर्सनल लोन भी देती है। तो बहुत तरह से बैंक लोन की सुविधा भी देती है। अब अगर हम बात करें कि चालू खाता और बचत खाते में क्या अंतर है, तो देखिए, जो चालू खाता होता है वो आम जनमानस के लिए होता है, सामान्य व्यक्तियों के लिए होता है, जो अपनी डे टू डे की बचत को इकट्ठा करते हैं और उनसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम बात करें करेंट अकाउंट की, तो करेंट अकाउंट बड़े बड़े व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के लिए बेहतर होता है। उसका कारण है कि व्यापारियों को दिन में कई बार लेन देन करना होता है। तो इस तरह इस करेंट अकाउंट में बैंक कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती। व्यापारी जितनी बार चाहे बैंक से पैसे निकाल सकते हैं और जितनी बार चाहे पैसा जमा कर सकते हैं। जबकि सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है कि मंथ में इतने ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इतने रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करने पे भी कुछ रोक्स होती हैं। तो उसके बाद अगर हम लोग और बात करें, तो जो करेंट अकाउंट होल्डर है उसको बैंक पासबुक इशू नहीं करती है, जबकि जो सेविंग अकाउंट होल्डर है उसको बैंक पासबुक इशू करती है। अगर और डिफरेंस की बात करें, तो जो करेंट अकाउंट है ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है, यानी कि जितना अकाउंट में पैसा जमा है उससे ज़्यादा पैसा कुछ विश्वसनीय लोगों को बैंक देती है शॉर्ट टर्म के लिए, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जबकि इस तरह की सुविधा सेविंग अकाउंट होल्डर को नहीं मिलती है। और अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें, तो जो सेविंग अकाउंट होल्डर हैं उन्हें बैंक एक परसेंटेज से इंटरेस्ट देती है, जबकि चालू खाते पे यानी करेंट अकाउंट में किसी तरह का ब्याज नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्या होता है।
अगर हम लोग बात करें, कभी कभी क्वेश्चन और पूछ लेता है कि बचत खाता खोलने की का मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है। तो आप सब जानते हैं कि हम लोग जब बैंक जाते हैं तो कोई भी ग्राहक जब बैंक अकाउंट खोलने जाता है तो बैंक उसे एक फॉर्म दे देती है। उस फॉर्म में महत्वपूर्ण जानकारियां अकाउंट होल्डर से संबंधित अकाउंट होल्डर उनको फिल करता है। फिल करने के बाद बैंक के पास ले जाता है। बैंक एक गारंटर लाने के लिए कहता है जिसका पहले से बैंक में खाता हो। तो जब वो आपकी गारंटी दे देता है, उसके बाद बैंक आपके स्पेसिमेन हस्ताक्षर सिग्नेचर की स्पेसिमेन कॉपी ले लेता है, ताकि जब फ्यूचर में आप निकासी करिए तो उस स्पेसिमेन सिग्नेचर से आपके सिग्नेचर का मिलान कर सके, ताकि सुरक्षा को बनाया जा सके। तो इस तरह से आपने देखा कि बैंक अकाउंट किस तरह से खोला जाता है, और इस तरह से बैंक अकाउंट खुल जाता है और जनता जो है उस पर पैसे डिपॉजिट करने लगती है। तो इस तरह से ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो बैंक ग्राहक संबंधों को समझाइए। अब देखिए, बैंक एक संस्था है और जो ग्राहक है वो ग्राहक कोई भी हो सकता है। एक आम जनता हो सकती है, एक फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है, एक एनजीओ हो सकता है, एक मैरिड वुमेन हो सकती है, एक माइनर व्यक्ति हो सकता है। तो बहुत तरह से बैंक के ग्राहक हो सकते हैं। तो उन ग्राहकों को बैंक बेहतर सर्विसेज देती है। अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें तो इकोनॉमी के तृतीय क्षेत्र में यानी टर्सरी सेक्टर में बैंक आते हैं। बैंक संगठित क्षेत्र के होते हैं और यहाँ पर मुद्रा बाजार के आधार पे बैंकिंग को हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें बैंक और ग्राहक के संबंधों को, तो बैंक क्या होता है, आपने जाना कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है। ये वित्तीय संस्थान जनता से डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और ज़रूरतमंद लोगों को लोन देती है। जब बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है तो उसके बदले में बैंक अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट देती है। इसके अपोजिट जब बैंक किसी व्यक्ति को जरूरत पर लोन देती है तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो इस तरह से बैंक बहुत सारे काम करती है। तो ये तो आपके मेन कार्य हैं। उसके अलावा बैंक जो है ग्राहक के विनिमय विपत्र यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो है डिस्काउंट करता है। उसके अलावा हमारी जो डे टू डे लाइफ की इंस्टॉलमेंट वगैरह पेमेंट करने की सुविधा बैंक देता है। बैंक से ऑटो लोन हम लोग लेते हैं तो बैंक से हमारी इंस्टॉलमेंट कट जाती है। ठीक है, इस तरह से और भी डे टू डे के हमारे काम, जैसे हमने कोई डिबेंचर वगैरह खरीदना बेचना है तो बैंक के माध्यम से बेच सकते हैं। हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक कलेक्ट कर देती है। हमें किसी को इंटरेस्ट पे करना करता है तो हमारी तरफ से बैंक पे कर देती है। तो इस तरह से और बहुत सारे मॉडर्न फंक्शन भी हैं जिसमें एटीएम की सुविधा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमको बैंक देती है। तो जब बैंक इतनी सारी सुविधाएं देती है तो बैंक और ग्राहक के बीच एक महत्वपूर्ण रिलेशन हो जाता है। तो उस रिलेशन को हम लोग जानना चाहते हैं। तो अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो कुछ सामान्य रिलेशन होते हैं और कुछ विशिष्ट रिलेशन होते हैं। अगर हम लोग बात करें सामान्य संबंधों की यानी जनरल रिलेशन की, तो देखिए, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आप ग्राहक पैसा डिपॉजिट करता है और बैंक उसे एक्सेप्ट करता है। तो दोनों के बीच ऋणी और ऋणदाता का संबंध स्थापित हो जाता है, यानी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो जब अकाउंट होल्डर पैसा बैंक में जमा करता है तो अकाउंट होल्डर डेटर्स बन जाता है, जबकि बैंक क्रेडिटर्स बन जाता है। बैंक को जब भी अकाउंट होल्डर डिमांड करेगा वो अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसी तरह बैंक हमें और बहुत सारी सुविधाएं देता है, जैसे हमारे बिल्स का भुगतान करता है, हमारे लोन का पेमेंट करता है, हमारे डिवेंचर को खरीदने बेचने में हेल्प करता है, हमारे लिए इंटरेस्ट का जो है डिविडेंड कलेक्ट करता है, हमारा इंटरेस्ट पे करता है। तो इस तरह से हमारे और बैंक के बीच
एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन हो जाता है, यानी प्रतिनिधि और प्रधान का रिश्ता कायम हो जाता है। एजेंट मतलब क्या होता है कि बैंक हमारी तरफ से काम करती है, तो इस तरह एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन कायम हो जाता है। तो एजेंट यानी हम जो अकाउंट होल्डर होता है वो बैंक का क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है, और बैंक हमारा एजेंट की तरह काम करती है। तो हमारी तरफ से बैंक बहुत सारे पेमेंट करती है। तो इस तरह हमारे और बैंक के बीच एक रिलेशन बन जाता है। उस रिलेशन के आधार पे हमारे आगे के बिजनेस ट्रांजैक्शन और लेन देन बढ़ते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो बैंक हमारे लिए लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। लॉकर बैंक में एक मामूली चार्ज लेकर के बैंक हमें लॉकर की सुविधा देती है। बैंक में जाकर लॉकर में हम अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें, दस्तावेज, हीरे, सोने, चांदी, जवाहरात को सुरक्षित रखते हैं, और उसके बदले में बैंक हमसे एक चार्ज लेती है। तो जब हम लोग रखते हैं तो हमारे और बैंक के बीच एक रिलेशन कायम हो जाता है। उस रिलेशन को हम लोग बेलर और बेली के नाम से जानते हैं। बेलर मतलब सामान रखने वाला, और बेली वाला मीन्स जिसके पास रखा गया। तो इस तरह से ये हमारे विभिन्न सामान्य संबंध स्थापित हो जाते हैं बैंक और कस्टमर के बीच। अगर हम लोग विशिष्ट संबंधों की बात करें, रिलेशन है उनकी हम लोग बात करें, तो विशिष्ट संबंधों में बैंक हमारे चेक के भुगतान का दायित्व निर्वहन करती है। उसके अलावा हमारे लिए इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट को प्राप्त करने का अधिकार होता है। आवश्यक पड़ने पर बैंक हमसे विभिन्न प्रकार के खर्चों की वसूली करने का बैंक का अधिकार होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैंक और हमारे बीच एक महत्वपूर्ण रिलेशन बन जाता है। तो बच्चों, ये दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर है। अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या फ़र्क है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझना होगा कि कैश क्रेडिट आखिर होता क्या है और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो देखिए, कैश क्रेडिट जो होता है इसको शॉर्ट में सीसी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स की जमानत पर बैंक आपकी एक लिमिट बना देती है, जिसमें आप उस लिमिट में जो भी पैसा है वो बैंक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। और जैसी आवश्यकता पड़े, यानी जब आवश्यकता पड़े, जितनी आवश्यकता पड़े, आप अमाउंट निकालेंगे और उसी अमाउंट पे आपको केवल इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा कस्टमर बैंक अपने कुछ विश्वसनीय अकाउंट होल्डर, जनरली जो करंट अकाउंट होल्डर हैं, उनको उनके पैसे में जितना अमाउंट उनके अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है उससे ज़्यादा निकासी की सुविधा दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और हमने 1,25,000 रुपये का किसी को चेक काट दिया, तो बैंक 1,25,000 का भुगतान कर देगी। तो ये 25,000 जो एक्सेज है उसी को हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। ये सुविधा बैंक शॉर्ट टर्म के लिए देती है और इसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको सीसी का मतलब समझ में आ गया होगा और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो सीसी, कोई भी व्यापारी आपने देखा होगा कि 5 लाख 10 लाख रुपए की करंट क्रेडिट बनवा लेते हैं और वो उनके जमानत के तौर पे उनकी करंट एसेट्स यानी स्टॉक भी रख देते हैं। तो स्टॉक के आधार पे आपको और साथ ही फिक्स एसेट्स के आधार पे आपको एक क्रेडिट मिल जाती है कि बैंक से आप 10 लाख या 5 लाख या जितने की आप लिमिट बनाते हैं जब चाहे निकाल सकते हैं। इसकी खास बात क्या है, ये सामान्य लोन से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, सामान्य लोन में अगर मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 10 लाख पे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन करंट क्रेडिट की बात करें, सीसी अकाउंट की बात करें, तो सीसी में 10 लाख की आपकी लिमिट है, लेकिन अगर आपने केवल 1 लाख रुपए निकाला है तो आपको सिर्फ 1 लाख पर ही ब्याज देना है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट क्या है। आगे बात करें चौथे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो विनिमय साध्य विलेख यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आप क्या समझते हैं। व्हाट डिफरेंस बिटवीन
प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय पत्र, मीन्स प्रोमिसरी नोट एंड आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर हम लोग बात करें विनिमय साध्य विलेख की, यानी विनिमय साध्य विलेख निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। जब आप लेन देन करते हैं उधार में, क्रेडिट में लेन देन करते हैं, तो क्रेडिट में पेमेंट को रिसीव करने में या पेमेंट को करने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। अगर हम कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारा चेक हो सकता है, चेक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है। तो आप जानते हैं चेक होता क्या है। तो आप सब लोगों ने जनरल लाइफ में चेक देखा होगा कि बैंक आपको एक चेकबुक दे देती है। जो ग्राहक होता है, ग्राहक बैंक को आदेशित करता है कि जिस व्यक्ति का नाम चेक पर वो लिख दे, या उसके आदेशानुसार स्वयं को या उसके आदेशानुसार किसी दूसरे व्यक्ति को बैंक चेक में लिखित धनराशि का भुगतान कर दे। तो इस तरह से चेक जो है एक विनिमय साध्य विलेख है। इसी तरह प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये वचन देता है कि इतने समय बाद इस अमाउंट को मैं पे करने का वचन देता हूँ। इसमें दो पार्टी होती हैं, एक लिखने वाला और दूसरे पेई, तो जिसको पे किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग विनिमय साध्य विलेख की बात करें तो प्रॉमिसरी नोट हमारा एक महत्वपूर्ण विनिमय साध्य विलेख है। इसी तरह अगर हम बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, यानी विनिमय विपत्र की, तो विनिमय विपत्र भी एक जो है विनिमय साध्य विलेख है। ये शर्त रहित आज्ञा पत्र होते हैं, इन अनकंडीशनल होते हैं, इनमें कोई कंडीशन नहीं होती है। तो इस तरह से अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसमें तीन पार्टी होती हैं, ड्रायर, ड्राई एंड पेई। ड्रायर क्या होता है? जो बिल को लिखता है, मीन्स सेलर। जब आप किसी से उधार में माल खरीदते हैं तो सेलर एक बिल काट देता है, उसी को हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो जो सेलर होता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखता है, और जो परचेजर होता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। और तो एक हो गया सेलर, एक हो गया परचेजर। तो सेलर बिल को लिखता है और परचेजर बिल को एक्सेप्ट करता है। इसी तरह एक और व्यक्ति होता है पेई। तो अब जो सेलर है जब बिल लिखता है तो वो अनकंडीशनल होता है। वो ये लिखता है कि इसके द्वारा पे की जाने वाली राशि या तो उसे या फिर जिसको वो चाहे आदेशित करे, ट्रांसफरेबल होती है। तो जैसे ए सेलर है, बी परचेजर है, तो ए ने बी को एक बिल लिखा, तो ए जो है बिल को पेमेंट करेगा एक पर्टिकुलर समय के बाद, यानी 2 महीने 3 महीने बाद। और अगर ए की यानी सेलर को अभी ज़रूरत है तो ये सेलर बी को दे सकता है, बी सी को दे सकता है, इसी तरह। और सी फिर से परचेजर के पास से एक जब समय मैच्योरिटी हो जाती है उस समय प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। उसके बाद अगर हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो चेक से आप क्या समझते हैं? चेक क्या होता है? चेक को रेखांकित यानी क्रॉस क्यों किया जाता है? यानी अब जब चेक का कभी कभी क्या होता है, आप चेक लेके जाते हो बैंक में और बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आपका बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर देता है? तो अभी हमने बताया कि चेक क्या होता है। चेक एक विनिमय साध्य विलेख है, यानी कि आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक में जो लेखक होता है अकाउंट होल्डर होता है। वो अकाउंट होल्डर बैंक को, जिस बैंक में उसका खाता होता है, उसे ऑर्डर देता है कि इस पर लिखी हुई राशि इस पे अंकित स्वयं मुझे या मेरे द्वारा अंकित किए गए व्यक्ति को इस राशि का भुगतान करें। तो एक चेक होता है, चेक ने देखा होगा। अब चेक कभी कभी क्या होता है, चेक के बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड में 2 तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं
और उसमें के अंदर अकाउंट पे ही लिख दिया जाता है। तो रेखांकित चेक का मतलब होता है, क्रॉस चेक का मतलब होता है, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास चेक बियरर भी होता है, यानी जिसके पास चेक है उसको पेमेंट बैंकर देती है। तो बियरर चेक में एक डर होता है कि बाय द वे आपका चेक गिर जाए तो कोई भी अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। लेकिन अगर हम लोग क्रॉस चेक की बात करें तो क्रॉस चेक में तब तक कोई आपके अकाउंट से खाता नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि उसका पैसा आप बैंक की विंडो से कैश में नहीं ले सकते। आपको क्या करना होगा कि क्रॉस चेक को जिस व्यक्ति के नाम से ये दिया गया है उस व्यक्ति के अकाउंट में लगाएंगे और उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब वो व्यक्ति अपने अकाउंट से निकाल सकता है। मीन्स क्यों किया जाता है? तो ये सुरक्षा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से अगर आपका चेक गिर जाता है, खो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट से आपके चेक के द्वारा पैसे नहीं निकाल सकता, बल्कि वो अगर जिसको मिलेगा तो वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। अब कभी कभी आपको बताया गया कि बैंक जो है चेक का भुगतान करने से मना कर देता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एक बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर देता है? तो उसमें सब कुछ बातें होती हैं जिनको आप देखना होता है कि कभी कभी चेक में डेट नहीं पड़ी होती है। तो अगर चेक में डेट ना डाला जाए तो बैंक भुगतान करने से मना कर देगी। उसके अलावा चेक अगर बाद का हो, एडवांस किसी डेट का हो, तो भी जो है बैंकर जो है चेक का भुगतान करने से मना कर देगी। अगर अंकों और शब्दों में अमाउंट सही नहीं लिखा हुआ है, डिफरेंट है, तो भी बैंक जो है मना कर देती है। अगर अकाउंट होल्डर के उसमें सिग्नेचर मैच नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में भी बैंक जो है चेक का भुगतान करने से मना कर देती है। तो ऐसी बहुत सारी बेसिक कंडीशंस हैं। आप जानते हैं कि आप बैंक में चेक ले जाएंगे तो बैंक में कुछ भी कमी होगी, ठीक है, तो बैंक जो है चेक का भुगतान करने से मना कर देती है। तो उसके बाद अगर हम लोग और इम्पॉर्टेंट की बात करें तो छठवां हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज बैंक इन्वेस्ट द फंड? डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय बैंक। तो देखिए, बैंक के पास जो जनता से डिपॉजिट आता है या शेयर के द्वारा, अंश पूंजी के द्वारा बैंक के पास पैसे आते हैं, उस बैंक उनको क्या करती है, फर्दर कहीं री इन्वेस्ट कर देती है। अब जब बैंक री इन्वेस्ट करती है तो किस तरह से री इन्वेस्ट करती है, इसको हम लोगों को समझना है। तो बैंक जो है दो तरह से री इन्वेस्टमेंट करती है, फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट और नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग प्रॉफिटेबल यानी लाभकारी विनियोग की बात करें तो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में हम लोग कॉल मनी, यानी कि बैंक जो होती है वो आपस में एक बैंक दूसरे बैंक को अति अल्पकालीन के लिए एक मदद करती हैं, उसे हम लोग कॉल मनी के नाम से जानते हैं। बिलों का भुगतान बैंक करती है और उसको डिस्काउंट मिलता है। उसके अलावा बैंक क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, उस लोन से उसे इंटरेस्ट मिल सकता है। तो इस तरह से बैंक विभिन्न तरीके से लाभकारी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है जिससे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट उसकी इनकम होती है। अगर हम बात करें अलाभकारी की यानी नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की, तो जो नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आपका कैश रिजर्व, तो बैंक क्या करती है कि जो भी शेयर होल्डर के द्वारा बैंक के पास पैसा जमा किया जाता है, एक फिक्स परसेंटेज बैंक उसे निकालकर अपने पास रख लेती है। उसका कारण यह है कि बैंक में जो भी व्यक्ति पैसे जमा करता है वो ऑन डिमांड होता है कि जब अकाउंट होल्डर डिमांड करेगा तो बैंक उसे पे करेगी। तो इस प्रकार कैश रिजर्व के द्वारा बैंक अपनी जो पेमेंट करने की क्षमता है उसको मेंटेन रखता है। उसके अगर दूसरे अलाभकारी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डेड या फिक्स्ड एसेट्स पे कुछ इन्वेस्ट करता है। अब देखिए, बैंक आप लोग ने गए होंगे तो बैंक में बैंक की बिल्डिंग होती है, बैंक का फर्नीचर होता है, बैंक में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उन पर भी बैंक इन्वेस्ट करती है ताकि बैंक आसानी से अपना ऑपरेटिंग का कार्य कर सके।
तो इस तरह से अगर हाँ इसकी हम लोग बात करें कि इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, तो हमारे पास बहुत सारे तरह के प्रिंसिपल होते हैं। तो उसमें जो हमारा प्रिंसिपल होता है, ऋण की सुरक्षा का सिद्धांत, मुद्रा की तरलता का सिद्धांत और राष्ट्र की कुशलता का सिद्धांत, इन सिद्धांतों को देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, इसका आंसर आपको मिल गया। सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बैंक में खाता कौन खोल सकता है? खाता खोलने से पूर्व बैंक द्वारा बरती जाने वाली कौन कौन सी सावधानियां हैं, यानी हु कैन ओपन द अकाउंट इन बैंक एंड प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय बैंक बिफोर ओपनिंग द अकाउंट। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि बैंक में कोई भी सामान्य व्यक्ति अकाउंट खोल सकता है, कोई कंपनी अकाउंट खोल सकती है, कोई फर्म खोल सकता है, कोई माइनर यानी अवयस्क बच्चा भी खोल सकता है, विवाहित महिलाएं यानी मैरिड वुमेन भी अकाउंट खोल सकती हैं, साथ ही साथ ट्रस्ट भी अकाउंट खोल सकता है। तो जब इन विभिन्न तरीके के लोगों द्वारा बैंक में अकाउंट खोला जाता है, तो बैंक को ये अकाउंट खोलते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। उसमें जब बैंक किसी कंपनी का खाता खोलती है, तो बैंक को चाहिए कि बैंक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम की एक कॉपी ले ली। उसके साथ बैंक को ये देखना चाहिए कि बैंक जो भी कंपनी अकाउंट खुला रही है उसके कुछ वर्षों के बैलेंस शीट अपने पास रख ले। साथ ही साथ संचालक मंडल द्वारा यह निर्णय को रख ले कि कौन व्यक्ति ऑपरेट करेगा, उसका संचालन कौन करेगा, उससे संबंधित स्पेसिमेन सिग्नेचर को उसे रखना होगा। तो इस तरह से कुछ सावधानियां हैं जब कोई कंपनी अकाउंट खोलती है तो बैंक को रखनी होती है। इसी तरह साझेदारी फर्म जब अकाउंट खोलती हैं तो ये भी चाहिए कि बैंक को साझेदारी फर्म से रिलेटेड पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख की एक कॉपी ले लेना चाहिए। साथ में ये डिसाइड करना चाहिए कि ये जो अकाउंट है फर्म के नाम का, इसका संचालन कौन करेगा। तो जो व्यक्ति संचालन करेगा या जितने लोग संचालन करेंगे, निकासी करेंगे, तो उन लोगों के स्पेसिमेन सिग्नेचर ले ले, ताकि भविष्य में जब का पेमेंट हो तो उसके सिग्नेचर का मिलान किया जा सके। इसी तरह जब बैंक माइनर का अकाउंट खोलती है तो उसके लीगल गार्जियन वगैरह की जानकारी अच्छे से ले लेनी चाहिए, क्योंकि माइनर व्यक्ति को किसी भी लायबिलिटी के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि भारतीय जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके अंदर माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ होता है। तो इस तरह बैंक को सावधानी रखनी होती है माइनर का अकाउंट खोलते समय। इसी तरह जो ट्रस्ट होते हैं, जैसे क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, उसके अलावा कुछ और ट्रस्ट हो गए, अनाथालय हो गए, बच्चों की परवरिश के लिए वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम हो गए, तो इस तरह के बहुत सारे एनजीओज होते हैं। उनके अकाउंट खोलते समय उनकी जो प्रबंध कमेटी है उसका भी देख लेना चाहिए कि कौन संचालन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। साथ ही जो वीमेन हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनका भी अकाउंट खोलते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं। उनके किसी भी कार्य के लिए उनके पति को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता, इसलिए उनके भी सिग्नेचर स्पेसिमेन भविष्य में सुरक्षित रख लें और उनसे जो लीगल प्रोविजन हैं उनको ध्यान में रखते हुए बैंक को अकाउंट खोलना चाहिए। उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंक द्वारा ऋण देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। मीन्स क्या है कि बैंक क्या करती है कि जनता का से जो पैसा डिपॉजिट मिलता है उस पैसे के थ्रू जो है लोगों को लोन देती है, यानी पैसा अपना इन्वेस्ट करती है। तो जब लोन देती है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए
कि लोन की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, उसकी तरलता का ध्यान देना चाहिए, राष्ट्र की समृद्धि का ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोन में आपको गिरवी के रूप में दिया गया है वो पर्याप्त है या नहीं है। मींस मार्केट फ्लैक्चुएट होता रहता है, मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, तो जो भी आपको गारंटी के तौर पे एसेट्स दी गई है उसका सही से मूल्यांकन कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो आपने लोन दिया है वो सुरक्षित हो सके और जो अकाउंट होल्डर के पैसे हैं उनकी पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था बैंक के द्वारा की जा सके। साथ ही साथ बैंक जब लोन देती है तो बदले में कुछ गिरवी रखती है। तो गिरवी क्वेश्चन आ जाता है कि गिरवी और बंधक, यानी बंधक को हम लोग हिंदी में रहन के नाम से जानते हैं, गिरवी को प्लेज के नाम से जानते हैं। तो प्लेज और मॉर्टगेज में क्या डिफरेंस है? तो प्लेज जो होती है वो मूवेबल एसेट्स की होती है, उन एसेट्स की गिरवी रखी जाती है जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सके, जैसे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात। इसी तरह अगर हम लोग बंधक की बात करें, मॉर्टगेज की बात करें, तो मॉर्टगेज जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी फिक्स एसेट्स की गिरवी के आधार पे होते हैं। तो जैसे बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, मशीन है, ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरे स्थान ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो उनके पेपर वहाँ पे बैंक में सबमिट किए जाते हैं। तो इस तरह जब बैंक लोन देती है तो बैंक को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा बैंक के पास ये अधिकार होता है कि जो भी आपने गिरवी या बंधक यानी मॉर्टगेज एंड लोन दिया है तो उसे रोक कर रखने का अधिकार यानी लीन। तो कभी कभी आपसे पूछ जाता है कि व्हाट इज़ लीन? तो लीन का मतलब होता है ग्रहणाधिकार, हिंदी में रोक कर रखने का अधिकार। तो जो जमानत के तौर पे लोन लेते समय अकाउंट होल्डर ने दिया है तो उस जमानत की एसेट्स को बैंक तब तक रोक कर रख सकता है जब तक लोन लेने वाला व्यक्ति लोन की पूरी अदायगी विथ इंटरेस्ट के साथ न कर दे। तो इस तरह और भी हम लोग बात कर सकते हैं कि ऋण की जमानत से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, जब आप जानते कोई लोन लेने जाते हैं तो आप लोन के रूप में आपको कोई ना कोई जमानत देनी पड़ती है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो वो सिक्योरिटी दो तरह की होती हैं, पर्सनल सिक्योरिटी और कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इन दोनों को आपको अच्छे समझ लेना चाहिए कि कोलेट्रल सिक्योरिटी वगैरह क्या हैं, ठीक है। तो अतिरिक्त कोलेट्रल मीन्स अतिरिक्त सिक्योरिटी। तो आप इनको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास आपका पूरा पेपर आएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।